और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पूरी जीवनी के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल कब, क्यों और कैसे लगाया था और क्या ये आपातकाल सही था या गलत। हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो इंदिरा गांधी का ना देखा हो तो उसे ज़रूर देख लें, जिससे आपको आपातकाल का विषय अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी आपातकाल का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो किसी व्यक्ति के जीवन या कल्याण के लिए खतरे में हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, भारत में आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तथा 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भारत में पहली बार इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल कब और क्यों लगाया था। दोस्तों, एक बार पहले हम आपातकाल लगने से पहले देश की राजनीति स्थिति को देख लेते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत के बैंकों पर अमीर घरानों का कब्जा खत्म और प्रिवी पर्स खत्म करने जैसे फैसलों ने इंदिरा गांधी की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी। दोस्तों, बता दूं कि भारत में प्रिवी पर्स पूर्ववर्ती रियासतों के शासक परिवारों को दिया जाने वाला भुगतान था, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में पहली बार भारत के साथ एकीकृत होने तथा बाद में 1949 में अपने राज्यों को भारत में विलय करने के उनके समझौतों के हिस्से के रूप में दिया जाता था। दोस्तों, अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ नारे ने देश में इंदिरा गांधी की छवि गरीब के मसीहा के रूप में पक्की की थी। अब लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा गांधी ही गरीबी के लिए लड़ रही हैं। यही कारण है कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज़्यादा 352 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनी गई थी और उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। दोस्तों, राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मामलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए उन्होंने कई बार इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली में चुनाव लड़े पर हारते गए। 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर। राजनारायण के कोर्ट में प्रसिद्ध वकील शांति भूषण थे। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के गलत उपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यह मामला राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वकील शांति भूषण ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिए यह उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जो कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का पुख्ता सबूत था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया है, इसलिए उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत ने अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं था। हालांकि दोस्तों, अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था यानी नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए
3 हफ्तों का वक्त दिया था। लेकिन दोस्तों बात यह भी थी कि इंदिरा गांधी के होते हुए कोई और प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, और साथ ही इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी में से किसी पर विश्वास भी नहीं था। इस संकट के समय में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष DK बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाएं और मुझे प्रधानमंत्री पद सौंप दें। दोस्तों एक पत्रकार इंदर मल्होत्रा के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल रही थी, उसी समय वहां संजय गांधी आ गए और अपनी मां को समझाया कि वह इस्तीफा ना दें। इस पर इंदिरा गांधी ने सहमति दी और 3 हफ्तों की मोहलत का फ़ायदा उठाया। इस केस की सुनवाई जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने की थी। जज ने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। उसी समय दोस्तों बिहार और गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी फैल रहा था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। जयप्रकाश ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को ना माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। बस दोस्तों इसी रैली के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया। इस आधार पर इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि जिस प्रकार का माहौल देश में एक व्यक्ति यानी जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाया गया है, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। इस प्रकार राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आधिकारिक तौर पर जारी किया गया आपातकाल 25 जून 1975 में प्रभावी था और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। इस आदेश ने प्रधानमंत्री को डिक्री द्वारा शासन करने का अधिकार दिया, जिससे चुनाव रद्द किए जा सके और नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सके। दोस्तों 25 जून की रात को ही आपातकाल लागू कर दिया गया था ताकि इसकी भनक किसी को ना मिले, और आपातकाल के अधिकांश समय में गांधी के अधिकांश राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों व नाराज लोगों को कैद कर लिया गया था और अखबार दफ्तरों की बिजली काट दी गई। यहाँ तक कि प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। गांधी शासन द्वारा 1 लाख से ज़्यादा विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। इस दौरान पुरुष नसबंदी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान का नेतृत्व उनके बेटे संजय गांधी ने किया था। दोस्तों इस आपातकाल ने देश में पूरा हड़कंप सा मचा दिया था और लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। इस कारण इंदिरा गांधी की छवि समाज में पूरी तरह से गिर गई। इस दिन को ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हालांकि आपातकाल देश में पहले भी लगा था, मगर ये आपातकाल इसलिए काफ़ी अलग बन गया क्योंकि दोस्तों आपातकाल तब लागू किया जाता है जब देश पर बाहरी व आंतरिक खतरों की आशंका होती है। जैसा कि पहले दोनों आपातकालों 1962 और 1971 में बाहरी खतरों से आपातकाल लागू किया गया था, लेकिन इस तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल में ऐसा नहीं था, इसलिए यह आपातकाल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना। दोस्तों इस राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 21 महीने तक की थी, जिसमें कि कई अवैध काम हुए। जनता इससे बिल्कुल असंतुष्ट थी, मगर मजबूर भी। दोस्तों इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया यह पहला राष्ट्रीय आपातकाल ने उनकी कुर्सी तो बचा ली, लेकिन छवि गिरा दी। इसलिए इस आपातकाल पर सबसे ज़्यादा नाराज़गियाँ जताई गई हैं। दोस्तों यह थी भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों इंदिरा गांधी की पूरी जीवनी के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, उसका लिंक ऊपर दिया है, उस पर क्लिक करके जाके उस वीडियो को देखो। और वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।